हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको जो इस वर्ष बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था 10+2 CBSE 12 बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आया था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। बी सेक्शन उसका हम लोग हल करेंगे। ए सेक्शन हमने लोड कर दिया था, हम बी सेक्शन को देखते हैं। इसे देखिए बायोलॉजी का है, बायोलॉजी थ्योरी आपका है जो 70 नंबर का आता है। इसके बी सेक्शन पर हम ध्यान रखेंगे कि कौन सवाल कैसे आता है और उसका आंसर कैसे होता है। हमेशा जानिएगा कि उसका सही आंसर क्या है और उसका सही आंसर लिखेंगे तो उसका सही नंबर हमको कितने मिलेंगे। देखिए जैसे पहला सवाल है, देखिए नेम द फर्स्ट डेवलप्ड ट्रांसजेनिक काऊ है, पहला सवाल है। दूसरा कहला है कि पहला जो ट्रांसजेनिक काऊ है उसका नाम लिखिए। इसका सिर्फ नाम लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है। दूसरा है एक्सप्लेन द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मिल्क, कह रहा है कि उसके दूध में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऑर्डिनरी जो हमारे पास ढेर सारे काव रहते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे काव हैं, उस काव में और इस काव में क्या अंतर है और उसके प्रोडक्शंस में, इसके बारे में। तो इसका जो आंसर है आपका ये है। देखिए बी सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ बी सेक्शन। देखिए इसमें राइट आंसर है रोजी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। जो रोजी है वो पहला ट्रांसजेनिक काऊ है। जो व्यक्ति, जो लड़का ये आंसर लिखे होंगे उनको एक में एक नंबर मिलेंगे, एक में एक। दूसरा है द मिल्क कंटेंट ह्यूमन प्रोटीन अल्फ़ा लैक्टो एल्ब्यूमिन 2,4 ग्राम है पर लीटर। 1 लीटर में तकरीबन 2.4 ग्राम होता है और विच इज़ न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोड्यूस्ड दैन द नेचुरल काऊ मिल्क। हमारा जो अपना काऊ मिल्क होता है उससे ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। इसमें एक ख़ास तरह का प्रोटीन जो होता है वो होता है, उपस्थित होते हैं जो ह्यूमन के लिए हैं। इसका नाम है अल्फ़ा लैक्टो एल्ब्यूमिन। जो बच्चे ये वर्ड दिए होंगे उनको नंबर मिल जाएगा। जो रोजी नाम लिखे होंगे उनको 1 नंबर मिलेंगे और जो ये अल्फ़ा लैक्टो एल्ब्यूमिन लिखे होंगे उनको 1 नंबर मिलेंगे। ये था आपके बी सेक्शन का पहला सवाल। ये 2 नंबर के हैं, 17वां नंबर 2 नंबर का है। देखिए 2 नंबर का है, एक इसमें एक इसमें। अब हम चलते हैं कि एक दूसरा सवाल है, उसको देखिए। इसमें दिया हुआ स्टडी द ग्राफ, नीचे एक ग्राफ दिया गया है गिवन बिलो दैट रिप्रेजेंट द चेंजेज इन द थिकनिंग ऑफ द यूटेरस वॉल इन एक्स, इन द वुमेन एक्स एंड वुमेन वाई ओवर ए पीरियड ऑफ 1। 1 महीना का दिया हुआ, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 दिन का आपका ग्राफ दिया हुआ। ये टाइम है आपका, ये दीवार की थिकनेस है। अब इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई का जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है ये देखिए। व्हाट डज द ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स वुमेन एंड वुमेन वाई इंडिकेट्स। कह रहा है कि एक्स क्या इंडिकेट करता है और वाई क्या इंडिकेट कर रहा है। गिव रीजन, रीजन भी देखना है। मेरे 2 तरह के आंसर हुए, ये क्या इंडिकेट करता है और इसका रीजन क्या है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इसका रीजन। इतना लिखेंगे तो आपको सही नंबर मिलेंगे। अभी देखिए आंसर क्या है। इसमें देखिए एक्स है, इन वोमेन एक्स थिकनेस ऑफ यूट्रिन वॉल इंक्रीजेस आफ्टर मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड से, मिड किसको कहते हैं 14 या 15, उसके बाद से एक्स का थिकनेस बढ़ता है, मोटाई बनती है, यानी कि यूटेरस की दीवार मोटी होती है। इसका रीज़न क्या है, तो भाई फर्टिलाइजेशन हो गया है। किसका, अंडे का। या तो फर्टिलाइजेशन हो गया है, या तो प्रेगनेंसी लिखोगे, या तो कंसीव लिखोगे। ये तीनों में से कोई भी एक रीज़न लिखोगे। ये जो 3 गो रीज़न दिया गया है, ये तीनों रीजन्स में से आप कोई भी एक रीज़न दे दो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दिया तो ये नहीं दिया, कोई एक दे दो। जो इवैल्यूएटर होता है वो आपको नंबर दे देगा। पहली बात तो आप थिकनेस लिखना है कि थिकनेस बढ़ जाता है मीट के बाद। जब मीट के बाद थिकनेस बढ़ जाता है, इसका मतलब हुआ कि अंडा फर्टिलाइज्ड हो गया है, प्रेग्नेंट हो गई। दूसरा जो इसके अंदर इंडिकेट्स द थिकनेस ऑफ जो वाल है वो कट गया है। पहला में थिकनेस ऑफ वाल बढ़ गया है, दूसरा में थिकनेस ऑफ वाल घट गया है मीट के बाद। तो उसमें क्या हुआ कि इसका मतलब है कि अंडा फर्टिलाइज्ड नहीं है
और ब्रेक डाउन हो गया, मेंस्ट्रुअल फ्लो चल रहा है यूटेरस का, ब्लीडिंग चल रहा है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप लिखते हैं कि थिकनेस पहला और ये फर्टिलाइजेशन, तो हाफ नंबर मिलेंगे। इसमें है कि थिकनेस घट रहा है हाफ नंबर, और रीजन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हाफ नंबर। इस तरीके से 2 नंबर बांटे हुए। अब इसमें से अगर आप कुछ भी छोड़ रहे हैं तो आपको या तो हाफ नंबर में कमी भी आ सकती है, यानी इवेल्युएटर नहीं भी दे सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अनुसार आपको चलना है। देखिए जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स क्या है, वाई क्या है। देखिए मिड है 15 है और 20 है, 15 और 20 के बीच में देखिए मिड आ गया 15 के आसपास। 15 के आसपास से ये देखिए मोटा होता गया है, देखिए वाल थिकनेस मोटा होता गया है। आई देखिए घटना, तो हाफ नंबर आपको ये हो गया। इसका रीज़न क्या है भाई, तो इसका रीज़न है कि अंडा फर्टिलाइज्ड हो गया, प्रेगनेंसी हो गई है। इसका रीज़न है कि अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो जो लड़के इस तरह से आंसर दिए हैं उनके लिए फुल मार्क्स मिल जाएंगे टोटल, यानी हाफ 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 हाफ, यानी कि इसमें हाफ नंबर इसमें आपको मिलेंगे, हाफ नंबर इसमें आपका, दोनों के रीजन में यहाँ हाफ नंबर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 2 वेज बाय विच, 2 तरीके बताने हैं, सिर्फ 2 तरीके से HIV और हेपेटाइटिस बी फैलता है, ट्रांसमिट होता है, ये सवाल है। 2 तरीका बताएं जैसे HIV और हेपेटाइटिस बी फैलता है, हेल्दी पर्सन में जाता है। दूसरा सवाल है कि वाई इज़ एन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज एसेंशियल, कह रहा है कि भाई इसका शुरुआत में पता लगाना क्यों ज़रूरी है, शुरुआती दौर में पता लगाना क्यों ज़रूरी है। तो ये 19 सवाल है। 19वां सवाल ये भी आपका 2 नंबर, 1 नंबर इसमें 1 नंबर इसमें। तो देखिए मार्किंग कैसे किया गया है, मार्किंग देखिएगा 19 का, 19 में देखिएगा शेयरिंग ऑफ नीडल और द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ये भी आप लिख सकते हैं कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेशन करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, या जो नीडल है, जिसे एक ही नीडल है उसी से आप इंजेक्शन दे रहे हो, तो उससे भी फैलने के चांसेस है। दूसरा विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। दूसरा है आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने से हुआ है, एक का ब्लड दूसरे में आप दे रहे हो, इन्फेक्टेड पर्सन है, एन इन्फेक्टेड मदर से। तो 3 सेक्शन आपका दिया हुआ है, आपको 2 देना है। पहला शेयरिंग नीडल, दूसरा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। पहला हो गया शेयरिंग नीडल हो गया, दूसरा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड जिसमें HIV हेपेटाइटिस का वायरस हो, और तीसरा है अगर मदर इन्फेक्टेड फैट है तो टू द फैटस टू द प्लेसेंटा, मदर अगर प्रभावित है तो प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चा में चला जाए। तो इसमें आपको 2 देना है। एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 2 देना है, कि 2 दीजिएगा तो हाफ रहेगा और हाफ रहेगा, इस तरह से मार्किंग है। और एक दूसरा है कि इसका हम रोकना कैसे है, तो फॉर प्रॉपर अर्ली डिटेक्शन हम क्यों करेंगे, अर्ली डिटेक्शन ये करेंगे कि इसके अर्ली डिटेक्शन करने से हम सही इलाज कर सकते हैं और रोक सकते हैं, फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो ये 1 नंबर का आपका है, डिजीज़ को हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपका अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ और बढ़ गया तो ये रोग फैल जाएगा। तीसरा देखते हैं 20वां नंबर का। 20वां नंबर में जो सवाल है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर लेस दैन 2% ऑफ द अर्थलैंड एरिया, कह रहा है कि हमारा पृथ्वी पर जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो करीब 2% से भी कम है। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दिस एरिया कैन रिड्यूस द रेट ऑफ ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन, इसलिए प्रोटेक्शन लगा दिया गया है कि और ज़्यादा बर्बाद नहीं होते, इसे एक्सप्लेन करना है। दूसरा नेम एनी 2 हॉट स्पॉट्स इन इंडिया, और कह रहा है कि इंडिया में जो भी हॉट स्पॉट्स उनका 2 का नाम लिखिए। तब हम आंसर पर चलते हैं, लेट अस गो टू द आंसर। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन है क्या, ये जानना है। तो वो रीजन है जहाँ पर हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस है, यानी स्पीसीज जो है, जातियाँ वहाँ प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है, वाटर है, इन्वायरमेंटल सिचुएशन है, इसलिए वहाँ पर जो स्पीसीज़ की रिचनेस है बहुत ज़्यादा, और हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअल है, बहुत तरह के वहाँ पर जाति रहते हैं,
अगला सवाल में एक है कि आपको 2 को रीजन बताना है। जैसे एक रीजन वेस्टर्न घाट है, दूसरा हिमालयन और तीसरा इंडो बर्मी रीजन से, 3 को बता दिया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे ईस्टर्न घाट भी लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे और भी दूसरे अरावली रेंज लिख देते हैं, सहारा डिजर्ट लिख देते हैं, तो वो सब आंसर नहीं है। यहाँ हॉट स्पॉट्स का रीजन आया है, ये हॉट स्पॉट्स में भी एग्जाम हुई, तो ये सब हॉट स्पॉट्स हैं। वेस्टर्न घाट बहुत ज़्यादा रिचनेस है, हिमालय बहुत ज़्यादा रिचनेस है, इंडो बर्मा जो रीजन है, जो इंडिया और बर्मा के बीच का जो सेक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। तो ये 3 है, इसमें से आप 2 दीजिएगा तो 2 का हाफ नंबर और हाफ नंबर। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन CBSE देता है उसका हर सेक्टर्स में कुछ न कुछ नंबर हैं और हाफ का ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट किया गया है, ब्रेक डाउन किया गया है। तो ये 20 नंबर का है, जिसमें आपको इस तरह से लिखी होंगी तो आपके नंबर 2 मिलेंगे, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे बी सेक्शन का 20वां नंबर। और हम चलते हैं 21 पे। 21वां नंबर कहता है कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटिस फूड चेन या एक्सप्लेन ब्रूड पैरासिटिज्म विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम। ये दोनों में से कोई एक लिखना है। कह रहा है कि ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटिस फूड चेन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, ये दोनों में अंतर लिखना है। ये 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, तो दोनों में कोई एक लिखना है आपको। 1 नंबर इसके लिए, 1 नंबर इसके लिए। एक्सप्लेन द ब्रूड पैरासिटिज्म, ये भी 2 नंबर का है। सुटेबली पहले तो एक्सप्लेन करिएगा, तो इसमें भी आपको मिलेगा, और उसके बाद सुटेबल एग्जाम्पल दीजिएगा तो इसमें भी आपको मिलेगा। तो हम इसका सही आंसर क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं। देखिए सही आंसर क्या है। ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटिस फूड चेन, इट स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर। जब मैं कॉपी चेक कर रहा था तो बहुत सारे बच्चे लिखे हैं तो उनको नंबर मिला है। ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। इसके देखिएगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। डिट्राइटिस किसको कहते हैं? सड़े गले चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें सेकंड ट्रॉपिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय हर्बीवोरस। प्रोड्यूसर है, उसके बाद हर्बीवोरस रहेगा। और सेकंड ट्रॉपिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय डिट्राइटिवोरस। डिट्राइटिवोरस में बहुत सारे चले आते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो सड़े गले चीज़ खाते हैं, वो होते हैं। तीसरा है इनइक्वेटिक इकोसिस्टम, तो 2 ही लिखना है आपको, या एक एक लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। इनइक्वेटिक इकोसिस्टम ए मेजर फ्रैक्शंस ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू इन द फूड चेन्स। एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसमें जो मेजर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो करता है ये फूड चेन्स में जनरली एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज़्यादा रहता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज़्यादा होता है। डिट्राइटिस फूड चेन जो है टेरेस्ट्रियल है सिस्टम, मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू सच टाइप ऑफ। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है ज़्यादातर एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर रोल अदा करता है। डिट्राइटिस फूड चेन जो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर रोल अदा करता है। इसमें आप दे सकते हैं, तो 1 नंबर इसमें मिल जाएगा, 1 नंबर आपको इसमें, 2 नंबर हो गया। ये बहुत ही अच्छा मार्किंग है। और इसके बाद आप या तो अगर आप ये लिखते हैं और वाला तो आप देखिए ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है। ब्रूड पैरासिटिज्म एक मेथड होता है पैरासिटिज्म का, जिसमें पैरासिटिक बर्ड जो होते हैं अंडे देते हैं इन द नेस्ट ऑफ होस्ट। होस्ट कहते हैं चिड़िया, वैसा चिड़िया जिसका अपना घोंसला हो। होस्ट मतलब घर होता है, उसमें दूसरा चिड़िया जाकर के अंडे देती है। एंड लेट द होस्ट बर्ड्स टू इनक्यूबेट। और जो होस्ट बर्ड्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं कि अपने जैसा उसको पालते हैं और उससे बच्चा निकलता है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। ये 1 नंबर का आपका आ जाता है। जब 2 नंबर है तो 1 नंबर इसमें आप इसको मीनिंग देने में आपको 1 नंबर है। यदि आप इस तरह से मीनिंग दे देते हैं, इसका अर्थ बता देते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल में आपको क्या है, जिससे सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है कुकू बर्ड्स, जिसको हम कोयल कहते हैं। कोयल जो है अंडा देती है कौवा के घोंसला में। द कुकू बर्ड्स लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रू। कौवा के घोंसला में। द एग ऑफ कुकू बर्ड रिजेंबल्स। इसमें खास बात ये होती है कि कुकू का जो अंडा होता है कौवा के अंडे के समान होता है। सबसे बड़ी बात ये है,
इसलिए कौवा उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, अंतर नहीं है साइज में, कलर में। माने कौवा कुकू का अंडा और कौवा का अंडा दोनों कलर और साइज में समान होते हैं। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट। सबसे बड़ा ताजिम नेचर का दिया हुआ है कि दोनों का अंडा एक ही साइज का और एक ही कलर का है, इसलिए कुकू बर्ड अपना तो घोंसला बनाता नहीं है, वो अंडा क्रो के नेस्ट में डाल देता है। क्रो इसको इनक्यूबेट कर लेता है, क्योंकि वो चूँकि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता, इसलिए उसको हटा नहीं सकता। कोई चांसेस नहीं है कि होस्ट बर्ड उसको पहचाने और उसको अलग करे। तो इसमें आपको हाफ नंबर इस तरह से व्यवस्था इसमें रखा गया है। इस तरीके से हमने आपको सेक्शन बी का हमने आंसर बता दिया। ये टोटल जितने भी सेक्टर्स हैं, सेक्शन बी का 17वां नंबर CBSE का है, 18वां नंबर, 19वां, 20वां, ये 20वां है और ये 21वां है। इतना सेक्शन बी का है कि सेक्शन बी का है आपका 17, 18, 19, 20, 21। तो इस तरीके से जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने सेटिंग कर दिया है कि किस प्रकार आंसर देना है। आंसर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिए। इसके बाद हम आपको सेक्शन सी का आंसर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।